नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सभी को इंतजार था कि क्या ये वैक्सीन हिंदुस्तान में मुफ्त कर दी जाएगी। आज स्पेशल रिपोर्ट में बात मुफ्त वैक्सीन की ही, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ ही देर पहले अपनी सरकार के इस बड़े फैसले का ऐलान किया। जी हां, उन्होंने बताया न सिर्फ फ्री वैक्सीन बल्कि वैक्सीन सप्लाई को लेकर, वैक्सीन उत्पादन को लेकर पूरा ब्लूप्रिंट उन्होंने आज समझाया है। पक्ष विपक्ष दोनों के अलग अलग तर्क होंगे, दलीलें होंगी, लेकिन प्रधानमंत्री ने आज ये कहा कि 21 जून के बाद देश में 18 वर्ष से ज्यादा के लोगों को फ्री वैक्सीन होगी और ये पूरा का पूरा काम केंद्र सरकार करेगी। पक्ष विपक्ष सबकी अपनी अपनी दलीलें होंगी, लेकिन केंद्र सरकार पूरी तरह से वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को अपने हाथों में ले चुका है। 21 जून से ये मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी और इसी के साथ आज प्रधानमंत्री ने ये भी ऐलान किया, जो पीएम गरीब योजना है उसके तहत मुफ्त राशन की जो स्कीम है वो अब दिवाली तक चलेगी। पीएम ने आज क्या क्या कहा राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में और क्यों कहा है, इस रिपोर्ट में समझिए। हमने मिशन मोड में काम, हमने वैक्सीनेशन की स्पीड भी बढ़ाई और दायरा भी बढ़ाया। हम 100% टीकाकरण कवरेज की तरफ बढ़ रहे थे कि कोरोना वायरस ने हमें घेर लिया। वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को सरकार ने हर तरह से सपोर्ट किया। सभी देशवासियों के लिए भारत सरकार ही मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। आज प्रधानमंत्री मोदी ने 32 मिनट के संबोधन में महामारी को लेकर देश के मन में उठ रहे सवालों का जवाब दे दिया। प्रधानमंत्री ने जो कहा, आज उसे पूरे देश को सुनना चाहिए। सवाल नंबर 1, क्या मुफ्त में होगा टीकाकरण? सवाल नंबर 2, बच्चों की वैक्सीन कब आएगी? सवाल नंबर 3, लॉकडाउन में गरीबों का क्या होगा? सवाल नंबर 4, महामारी से देश को मुक्ति कैसे मिलेगी? सवाल नंबर 5, वैक्सीन को लेकर क्या कंफ्यूजन है? केंद्र सरकार के सामने अलग अलग सुझाव भी आने लगे, भिन्न भिन्न मांगे होने लगी, पूछा जाने लगा सब कुछ भारत सरकार ही क्यों तय कर रही है? राज्य सरकारों को छूट क्यों नहीं दी जा रही है? राज्य सरकारों को लॉकडाउन की छूट क्यों नहीं मिल रही है? वन साइज डज नॉट फिट ऑल जैसी बातें भी कही गई। दलील ये दी गई कि संविधान में चूंकि हेल्थ, आरोग्य प्रमुख रूप से राज्य का विषय है, इसलिए अच्छा है कि सब राज्य ही करें। इसलिए इस दिशा में एक शुरुआत की गई। भारत सरकार ने एक बृहद गाइडलाइन बनाकर राज्यों को दी ताकि राज्य अपनी आवश्यकता और सुविधा के अनुसार काम कर सके। प्रधानमंत्री मोदी ने आज वैक्सीन को लेकर सबसे बड़ा ऐलान कर दिया। 21 जून से देश में 18 साल के ऊपर की आयु के सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगेगी। मुफ्त वैक्सीन की सबसे बड़ी घोषणा देश के नाम संबोधन में मोदी ने की। राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था, उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। ये व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी। इन 2 सप्ताह में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेगी। संयोग है कि 2 सप्ताह बाद 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के
सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। यानी देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। अब तक देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिली है। अब 18 वर्ष की आयु के लोग भी इसमें जुड़ जाएंगे। सभी देशवासियों के लिए भारत सरकार ही मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। मोदी ने यह बता दिया कि वैक्सीन मुफ्त लगेगी। इसके साथ ही यह जवाब उन लोगों को दिया जो वैक्सीन की सप्लाई को लेकर सवाल उठा रहे थे। इस लड़ाई में वैक्सीन हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। आज पूरे विश्व में वैक्सीन के लिए जो मांग है, उसकी तुलना में उत्पादन करने वाले देश और वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां बहुत कम है, इन्हीं गिनी हैं। कल्पना करिए कि अभी हमारे पास भारत में बनी वैक्सीन नहीं होती तो आज भारत जैसे विशाल देश में क्या होता। आप पिछले 50-60 साल का इतिहास देखेंगे तो पता चलेगा कि भारत को विदेशों से वैक्सीन प्राप्त करने में दशकों लग जाते थे। विदेशों में वैक्सीन का काम पूरा हो जाता था, तब भी हमारे देश में वैक्सीनेशन का काम शुरू भी नहीं हो पाता था। पोलियो की वैक्सीन हो, स्मॉल पॉक्स, जहां गांव में हम इसको चेचक कहते हैं, चेचक की वैक्सीन हो, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन हो, इनके लिए देशवासियों ने दशकों तक इंतजार किया था। वैक्सीन उन लोगों को लगेगी जो 18 साल से ऊपर आयु के हैं, लेकिन बच्चों की वैक्सीन का क्या? आशंका जताई जा रही है कि तीसरी लहर जब आएगी तब निशाने पर होंगे बच्चे। मोदी ने देश के हर मां बाप की चिंता दूर करने वाली अहम जानकारी दी। आज देश में 7 कंपनियां विभिन्न प्रकार की वैक्सीन का प्रोडक्शन कर रही है। 3 और वैक्सीन का ट्रायल भी एडवांस स्टेज पे चल रहा है। वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए दूसरे देशों की कंपनियों से भी वैक्सीन खरीदने की प्रक्रिया को तेज किया गया है। इधर हाल के दिनों में कुछ एक्सपर्ट्स द्वारा हमारे बच्चों को लेकर भी चिंता जताई गई है। इस दिशा में भी 2 वैक्सीन का ट्रायल तेजी से चल रहा है। इसके अलावा अभी देश में एक नेजल वैक्सीन पर भी रिसर्च जारी है। इसे सिरिंज से न देकर नाक में स्प्रे किया जाएगा। देश को अगर निकट भविष्य में इस वैक्सीन पर सफलता मिलती है तो इससे भारत के वैक्सीन अभियान में और ज्यादा तेजी आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीकाकरण को लेकर सवालों के जवाब दे दिए, लेकिन देश को वैक्सीन को लेकर फैले भ्रम को लेकर सावधान किया। वैक्सीन को लेकर आशंका पैदा कर रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, वो भोले भाले भाई बहनों के जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसी अफवाहों से सतर्क रहने की जरूरत है। मैं भी आप सबसे
समाज के प्रबुद्ध लोगों से, युवाओं से अनुरोध करता हूं कि आप भी वैक्सीन को लेकर जागरूकता बढ़ाने में सहयोग करें। अभी कई जगहों पर कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जा रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बीच से कोरोना चला गया है। हमें सावधान भी रहना है और कोरोना से बचाव के नियमों का भी सख्ती से पालन करते रहना है। देश भर में लोगों के टीकाकरण का ब्लूप्रिंट बताया तो देश के गरीबों को दिवाली तक मुफ्त में राशन देने का ऐलान भी कर दिया। पिछले वर्ष जब कोरोना के कारण लॉकडाउन लगाना पड़ा था, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 8 महीने तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को मुफ्त राशन की व्यवस्था हमारे देश ने की थी। इस वर्ष भी दूसरी वेव के कारण मई और जून के लिए भी इस योजना का विस्तार किया गया था। आज सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। महामारी के इस समय में सरकार गरीब की हर जरूरत के साथ उसका साथी बनकर खड़ी है। यानी नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। इस प्रयास का मकसद यही है कि मेरे किसी भी गरीब भाई बहन को, उसके परिवार को भूखा सोना ना पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए एक और बड़ा मैसेज उन लोगों को दिया जो मेड इन इंडिया वैक्सीन की राह में रोड़ा अटकाना चाहते थे। जब से भारत में वैक्सीन पर काम शुरू हुआ, तभी से कुछ लोगों द्वारा ऐसी बातें कही गई जिससे आम लोगों के मन में शंका पैदा हो। कोशिश ये भी हुई कि भारत के वैक्सीन निर्माताओं का हौसला पस्त पड़ जाए और उनके सामने अनेक प्रकार की बाधाएं आए। जब भारत की वैक्सीन आई तो अनेक माध्यमों से शंका आशंका को और बढ़ाया गया। वैक्सीन न लगवाने के लिए भांति भांति के तर्क प्रचारित किए गए। इन्हें भी देश देख रहा है। कोरोना संक्रमण के वायरस को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने आगे का पूरा प्लान देश को बता दिया। इस प्लान में महामारी को हराने और देश के जीतने का मंत्र मौजूद है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, प्राप्य आपदम न व्यथते कदाचित, उद्योगम अनु इच्छति चा प्रमत्तः। अर्थात विजेता आपदा आने पर उससे परेशान होकर हार नहीं मानते, बल्कि उद्यम करते हैं, परिश्रम करते हैं और परिस्थिति पर जीत हासिल करते हैं। आज तक ब्यूरो। जो पीएम ने कहा, इसी जीत का, इसी विजेता बनने का देश को इंतजार है। 94 करोड़ लोगों को दिसंबर के महीने तक ये वैक्सीन लगनी है। लेकिन अफवाहों का भी जिक्र पीएम ने किया, आपने सुना होगा। उन्होंने कहा कि अफवाहें और भ्रम फैला रहे हैं कुछ लोग। हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, वाकई भ्रम और अफवाहें हैं। गांव की ये रिपोर्ट देखिए। करना नहीं अपने करना नहीं, अपने यहाँ कुछ नहीं है। तुम्हारा इधर है, हमारा इधर नहीं है। अपने यहाँ कोई करना नहीं है। कोरोना करना नहीं, टीका भी नहीं है। नहीं तो देख, नहीं अपन झूठ लपड़ा टीका लगाएंगे तो अपन गलत हो जाए। हाँ सही है ना।
हाँ। कोरोना से बचना है तो वैक्सीन जरूरी है। इस लड़ाई में वैक्सीन हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। कोरोना का एकमात्र वैक्सीन ही इलाज है। कोरोना से जंग जीतनी है तो वैक्सीन जरूरी है। देश में 23 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। हर आशंका को दरकिनार करके भारत ने 1 साल के भीतर ही एक नहीं बल्कि 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन लॉन्च कर। वैक्सीन के लिए देश में जागरूकता अभियान जारी है। मैं भी आप सबसे, समाज के प्रबुद्ध लोगों से, युवाओं से अनुरोध करता हूं कि आप भी वैक्सीन को लेकर जागरूकता बढ़ाने में सहयोग करें। शहरों में टीकाकरण हो रहा है, गांव की असलियत क्या है? नहीं, आप लगाएंगे भी नहीं, हम पूरे सही हैं। हाँ, नहीं बीमार भी नहीं है, कुछ भी नहीं लगाऊंगा भैया। शहर अपन टीका नहीं लगाते। कोरोना का टीका नहीं होना, आप उनको कोई बीमार का टीका नहीं होना। दिल्ली हो या मुंबई, लखनऊ हो या भोपाल, पटना हो या जयपुर, शहर शहर मिशन वैक्सीन को तेज करने के लिए जमकर प्रयास हो रहे हैं। लेकिन शहरों से इतर आपको गांव की एक ऐसी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं जहां की ग्राउंड रिपोर्ट राज्य सरकार को भी हिलाकर रख देगी। नहीं रे बाप, जी हाँ, गांव वालों में वैक्सीन को लेकर भयंकर डर फैला हुआ है। ऐसा डर कि वैक्सीन के नाम से ही वो मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। नहीं, अपने वहाँ कुछ नहीं है। तुम्हारे इधर है, हमारे इधर नहीं है। अपने यहाँ कोई कार्यक्रम नहीं है। कोरोना का टीका लगवाए? नहीं भाई। क्यों? नहीं, कोरोना का टीका हम लगाता है। डर लगता है क्या? चलिए आज हम आपको मध्य प्रदेश के गांव की ऐसी कड़वी हकीकत बताते हैं जो मिशन वैक्सीनेशन के दांव में पलीता लगाती है। तो सुनिए, मध्य प्रदेश के 47 गांवों में अभी एक भी वैक्सीन नहीं लगी है। ये 47 के 47 गांव मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में आते हैं। ये सभी के सभी गांव आदिवासी गांव कहलाते हैं। जब हमें इस सच्चाई का पता चला तो पड़ताल के लिए बैतूल के आदिवासी गांव गुराड़िया का रुख किया। आज तक ने गुराड़िया गांव में घूमना शुरू किया और पहाड़ों के बीच बसे इस गांव में कोरकू आदिवासी जाति के करीब 600 लोग रहते हैं। लेकिन किसी ने भी अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है। आखिर इन लोगों में वैक्सीन का डर क्यों बैठा है, खुद सुनिए। कौन? हमको कोरोना करना नहीं है, नहीं टीका भी नहीं है, नहीं तो देख नहीं। नहीं, आप लगाएंगे भी नहीं, हम पूरे सही हैं। हाँ, नहीं बीमार भी नहीं है, कुछ भी नहीं। सही सर, अपन तो झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ, काय का? अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। तो अपन को पास में है नहीं तो अपन काय को कोरोना अपन को हो जाता है नहीं ना। ये परसा, ये गोराडे परसा पानी है ना, तो है नहीं तो काय को तो उसी के लिए तो तुमको बोल रहे कि सरपंच के पास में चल दो। सही है ना? तो आप लगवाओगे क्या टीका? हाँ, नहीं 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 नहीं, टीका नहीं। अरे टीका नहीं लगाऊंगा भैया। शहर अपन टीका नहीं लगाता। हाँ, टीका नहीं लगाता अपन सही है। अपन झूठ लपड़ा टीका लगाएंगे तो अपन गलत हो जाएगा। टीका लगवाए हो आप? नहीं रे बाप, अम्मा जी टीका ही लगाया नहीं मैं। अच्छा, लगवाओगे क्या? नहीं, हमको बीमार नहीं ना, कुछ नहीं है तो फिर मतलब हम कैसे टीका लगाएंगे? अच्छा, वो कोरोना का टीका? नहीं, कोरोना का टीका नहीं होना, आप उनको कोई बीमार का टीका नहीं होना। कोरोना ही है। अपन को कोरोना वरना नहीं है सर। हाँ, कोरोना का टीका नहीं लगवाया? नहीं लगाते हम। वो कोरोना जो आदमी लगा रहे हैं ना, वो आदमी मरते जा रहा है। जो कोरोना का टीका लग गया ना, वो आदमी मरते जा रहे हैं सर।
तो देखा आपने वैक्सीन का नाम सुनकर किस तरह से लोग भाग रहे हैं। गांव के एक शख्स ने तो वैक्सीन की बात पर हमारी टीम के ऊपर छड़ी तान ली। गांव वालों को डर है कि वैक्सीन लगवाई तो मर जाएंगे। आज तक की टीम भोपाल से करीब 250 किलोमीटर दूर इस गुराड़िया गांव में पहुंची है। ये एक आदिवासी बहुल गांव है और बैतूल जिले में आता है। 45 गांव बैतूल जिले के ऐसे हैं जहां पर कोरोना की एक भी वैक्सीन नहीं लगी है और इस गांव में भी आपको बताएं कि 600 की आबादी में से एक शख्स ऐसा नहीं है जिसे कोरोना की वैक्सीन लगी हो। अगर आप देखें गांव की हालत तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि बहुत ही पिछड़ा हुआ सा ये इलाका है और बैतूल से करीब 45 किलोमीटर दूर और राजधानी भोपाल से करीब 250 किलोमीटर दूर ये एक छोटा सा गांव है गुराड़िया। यहाँ पे जब हम पहुंचे और हमने लोगों से बात करने की कोशिश की कि कोरोना की वैक्सीन वो लगवाएंगे या नहीं और क्या वजह है कि वो वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रहे हैं, तो उनके मन में जो डर था वो साफ निकल के सामने आया। तमाम लोग बता रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन लगवाने से उनकी तबीयत खराब हो सकती है, वो मर सकते हैं और इसीलिए कोरोना वैक्सीन से फिलहाल तमाम आदिवासी जो हैं इस गांव के वो बचते नजर आ रहे हैं। ये अलग अगर आप देखें तो जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं इस गांव के, वो सभी कोरोना वैक्सीन से फिलहाल खुद को बच रहे हैं। बात नहीं करते हैं जब इनसे बात करने की कोशिश की जाए और अगर बात करते भी हैं तो वैक्सीन के नाम का जो डर है वो साफ तौर पर इनके चेहरे से दिख जाता है, इनके बयानों से दिख जाता है। सरकार की कोशिश ये है, जब मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो करीब 1 करोड़ से ज्यादा डोज अब तक लोगों को लगाए जा चुके हैं, लेकिन चुनौती ग्रामीण क्षेत्रों के बाद अब इस तरीके के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में भी है जहां पर बड़ी आबादी अब तक वैक्सीनेशन से बची हुई है। खुद जिले के टीकाकरण अधिकारी मान रहे हैं कि वैक्सीन को लेकर आदिवासी बहुल गांवों में अफवाहों का बाजार गर्म है और ऐसे गांवों की संख्या 45 है जहां एक भी शख्स ने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई है। जिले में बैतूल जिले में 1400 करीब गांव है, जिसमें से 43 गांव ऐसे हैं जहां के एक भी निवासी ने वैक्सीन नहीं लगवाया है। सबसे अधिक 33 गांव भीमपुर ब्लॉक में है। ये गांव अधिकतर ऐसे हैं जहां पर आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है। जिन जिन लोगों से मेरी बातचीत हुई है, जहां जहां मैं गया हूं, उनकी बातचीत से पता चला है कि उनमें वैक्सीन को लेकर कुछ भ्रम की, कुछ भय की स्थिति है। कुछ गलत सूचनाएं उन तक पहुंच गई है कि वैक्सीन से लोग मर रहे हैं या वैक्सीन लगाने से बीमारी आती है। उनको समझाया गया। वैक्सीन को लेकर गांव में इतना डर राज्य सरकार के लिए भी डराने वाला है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान वैक्सीनेशन रफ्तार पर जोर दे रहे हैं, ऐसे में उन्हें अपने गांव की तरफ भी ध्यान देना होगा। राजेश भाटिया के साथ रवीश पाल सिंह, बैतूल, आज तक। स्पेशल रिपोर्ट में वैक्सीनेशन के बाद अब बात अनलॉक की शुरुआत के साथ कैसे सड़कों पर भीड़ बढ़ रही है इसकी। दिल्ली अनलॉक हुई, अब ऐसा लग रहा है जैसे पूरी की पूरी दिल्ली ही सड़कों पर निकल आई है। चाहे अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हो, वैज्ञानिक हो, डॉक्टर हो, यही समझा रहे हैं कि घर में रहिए, अगर जरूरी काम नहीं हो तो बाहर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन दिल्ली है कि मानती नहीं। महाराष्ट्र में भी कई लेवल का प्लान बनाया गया है धीरे धीरे अनलॉक के लिए। देखिए। अनलॉक हुई दिल्ली, भीड़ ने उड़ाई खिल्ली। अनलॉक मुंबई में पहले दिन ऐसी लापरवाही। लॉकडाउन से अनलॉक की शुरुआत तो हो गई। उम्मीद सोशल डिस्टेंसिंग की थी, लेकिन पहले दिन ही देश के अलग अलग हिस्सों से आई तस्वीर डराने वाली है। इन तस्वीरों से पैदा हुए खतरे को समझना जरूरी है, क्योंकि आज भी देश में 1 लाख नए केस सामने आ रहे हैं। तो क्या अनलॉक की जल्दबाजी एक बार फिर जिंदगी को जोखिम में डाल सकती है? क्या कोरोना संक्रमण को लेकर लोग एक बार फिर बेफिक्र हो गए? डर इसलिए क्योंकि अभी देश में 20% से कम लोगों को कोरोना की 1 डोज लग पाई है, यानी खतरा बड़ा है। सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की। दूसरी लहर का कहर कम हुआ तो 27 दिन के लॉकडाउन से दिल्ली वालों को राहत मिली। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू होते ही अनलॉक के खतरे देखने को मिले। दिल्ली मेट्रो के अंदर की तस्वीरों से समझिए। दिल्ली मेट्रो का यह सफर है, लेकिन सफर
खास इसलिए है क्योंकि लगभग 1.5 से 2 महीने के बाद मेट्रो की सर्विस शुरू हुई है, लेकिन क्या तमाम जो नियम कानून है, जो प्रोटोकॉल है, उसका पालन किया जा रहा है। तो हम दिखाएंगे कि हर सीट पर तो लोगों को नहीं बैठना है, एक सीट छोड़ करके बैठना है, ऐसा स्टिकर भी लगाया गया है। लेकिन साथ ही साथ ये भी दिशा निर्देश दिए गए थे कि खड़े होकर के यात्रा नहीं की जा सकती है, लेकिन बहुत लोग खड़े होकर के कर रहे हैं। ये क्या आप कह सकते हैं कि मजबूरी है खड़े होकर के आपको यात्रा करना है? किस तरीके से, क्यों लगता है कि जो प्रोटोकॉल है उसका पालन होना चाहिए? आप लोगों को क्या लगता है, प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए? मेट्रो के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग को ठेंगा दिखाती मुसाफिरों की भीड़ दिखी तो सड़कों पर लंबा लंबा जाम दिखा। अब यहाँ पर जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो काफी ज्यादा हैवी हो चुका है। आपको बताऊं कि दिल्ली में कोई भी हलचल होती है, आईटीओ उसको बताता है कि किस तरह की दिल्ली में हलचल है। और ये जो ट्रैफिक मूवमेंट आप पीछे की तरफ देख पा रहे हैं, ये जो रास्ता है ये विकास मार्ग से आता है। यहाँ पर भी ट्रैफिक मूवमेंट ठीक ठाक है। अगर आप देखें कनॉट प्लेस की तरफ से, तो यहाँ से भी जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो ठीक ठाक है। दिल्ली में बाजार और मॉल खुल गए, लेकिन लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अगर नहीं करेंगे तो खतरा जस का तस माने। दिल्ली में हो चुकी है अनलॉक की शुरुआत और दिल्ली के सबसे बड़े बाजारों में और सबसे पुराने बाजारों में एक है कनॉट प्लेस का ये इनर सर्किल का बाजार। और यहाँ पर भी दुकानों की खुलने की शुरुआत हो गई है। सबसे पहली दुकान सुबह सुबह खुली है बेकरी की, निक बेकर्स है दुकान, और हम आपको ले चलते हैं अंदर कि किस तरीके से यहाँ पर एक नई शुरुआत दिल्ली के लिए। तो हम जब दुकान में दाखिल होते हैं तो अंदर हालांकि अभी बहुत ज्यादा ग्राहक नहीं है, क्योंकि अभी सिर्फ टेक अवे का, जहां पर भी खाने पीने के सामान का खोला गया है, तो वहां बैठ करके नहीं खा सकते। जैसे कुर्सियां यहाँ पर आपके लिए नहीं तैयार मिलेंगी, लेकिन आप जो सामान है खाने पीने की वो यहाँ से बेकरी प्रोडक्ट और बाकी तमाम चीजें अपने घर ले जा सकते हैं, टेक अवे ले जा सकते हैं। तो ये है पहली दुकान जो कि यहाँ पर खुली हुई है। तमाम लोग हैं। आप लोगों के लिए ये अच्छा लगेगा कि आज से तो खुल जाएगी? बिल्कुल सर, अच्छा लगेगा सर। अभी तक थोड़ी चहल पहल कम होती थी। हाँ, थोड़ा बहुत बिल्कुल। अब रौनक वापस लौटेगी कनॉट प्लेस में? ये सर बिल्कुल ये होना चाहिए सर, क्यों, ताकि हम भी लोग अपना वो कर सकें। अनलॉक की गाइडलाइन के हिसाब से बाजारों को खोलने की अनुमति मिली है, लेकिन गाइडलाइन फॉलो नहीं हुई तो पुलिस कड़े एक्शन की बात कह रही है। सभी से यही कहना है कि जो सावधानी होनी चाहिए, मास्क पहनने का और आपस में दूरियां बना के रखने का, वो चलते रहना चाहिए। जो 1 महीना पहले या 20 दिन पहले जो स्थिति थी वो दोबारा नहीं आनी चाहिए। पिछली बार देखा था आप लगातार दिल्ली पुलिस चालान काट रही थी लोगों का, कई जगह गांधीगिरी भी दिखाई, गुलाब का फूल दिखाया गया, आपके ऑफिसर समझा रहे थे। अब इस अनलॉक में क्या होगा? हम समय के अनुसार से अपनी नीति बदलते हैं, अपने रणनीति बदलते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य वही है, लोगों का भलाई। ये सब जानते हैं कि अनलॉक के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भी बड़े संकट का सबब बन सकती है। बावजूद इसके दिल्ली की तरह मुंबई में भी लॉकडाउन से ढील मिलते ही लोग सावधानी भूल गए। अनलॉक के पहले दिन ही बस स्टॉप पर लंबी कतारें लग गई। हमारे पास ऑप्शन क्या है? गवर्नमेंट से हम क्या बोल रहे हैं कि आप लोकल ट्रेनें चालू कर दीजिए। अगर चालू कर देंगे फिर अगेन आप जहाँ से आपने स्टार्ट किया वहाँ आ जाएंगे, तो ज़्यादा बेटर ये है कि हम गवर्नमेंट को एटलीस्ट काम करने दें। आज 2 महीने के बाद में अनलॉक खुला तो अच्छा लग रहा है, नहीं तो अभी तक के तो पूरी परेशानी थी। एक तो कैसा इनका जो बड़े दुकान को समय मिला वो हमारे को नहीं मिला था। पुलिस वाले आते थे, कारपोरेशन वाले आते थे, उठाते थे, फिर भी हम पेट के लिए क्या बोलते चोरी छुपे लगा देते। वही ये तस्वीरें पुणे की हैं। यहाँ की तस्वीरें भी पूरी कहानी बयां कर रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं थाने शहर में, जहां पर लेवल 2 के तहत अनलॉकिंग शुरू की गई है महाराष्ट्र सरकार के ऑर्डर के तहत। लेवल 2 का मतलब ये है कि यहाँ पर पॉजिटिविटी जो रेट है वो 5% या उससे कम है, और ऑक्सीजन बेड ऑक्यूपेंसी 25 से 40% के बीच है। आप देख सकते हैं बहुत सारी दुकानें आज खुली हैं, जैसे कि कपड़े की दुकानें, जूते चप्पल की दुकानें, जो कि एसेंशियल कमोडिटीज में नहीं थी, आज उन्हें खोला जा रहा है। समय भी बढ़ाया गया है दुकानें खोलने का। आइए कुछ दुकानदार हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर,
कब तक आज से दुकान खुली रहेगी? 4 बजे तक खुली रहेगी आज। पहले कितने बजे तक खुली रहती थी? पहले 2 बजे तक, पहले 11 फिर 2। अब देख सकते हैं किस तरीके से अब 2 घंटे और समय बढ़ाया गया है। महाराष्ट्र में अनलॉक की पूरी प्रक्रिया को 5 लेवल प्लान के हिसाब से तैयार किया गया है। शर्त 5% से नीचे संक्रमण की दर और मरीजों के लिए 25% बेड की उपलब्धता है। मुंबई को लेवल 3 में रखा गया है। जरूरी सेवाओं के लिए लोकल मेट्रो और शर्तों के साथ स्पा और सैलून खुल गए हैं। आदमी लोग हमारे गांव गए हैं, गांव जाने के बाद में वो आने के हैं तो उनको एडवांस में यहाँ से पैसा भेजना पड़ेगा, उनका रेलवे का टिकट बुक करना है, सब सारा करके फिर वो आदमी आ जाएंगे। ऐसी हालत में आज गवर्नमेंट ने 18 से 45 के अंदर हमारे जो वर्कर है उनको वैक्सीन नहीं मिली है। वो हमको वो आदमी को वो तो वैक्सीन तो दीजिए, जो वैक्सीन मिल जाएगा कम से कम आदमी को एक सिक्योरिटी मिल जाती है। गांव वाले भी वहां से आदमी को भेजने के फैमिली भेज नहीं सकती है। तो सलून्स खोल दिए गए हैं, अनलॉक में काफी दुकानें खुल रही है, लेकिन वैक्सीनेशन 18 to 44 महाराष्ट्र में अभी भी एक चैलेंज है। 50% कैपेसिटी में काम करना, वीकडेज पर काम करना, 4 बजे दुकान बंद करना, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस नॉन एसेंशियल शॉप्स को फॉलो करने होंगे। कैमरा पर्सन मंगेश आम्रे के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। और अब आइए आपको दिखाते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से हमारे सहयोगी अंकित त्यागी ने बातचीत की है। अनलॉक से लेकर वैक्सीनेशन, हर मुद्दे पर उनका जवाब। केंद्र की मोदी सरकार और अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार एक बार फिर आमने सामने है और इस बार मुद्दा है डोर टू डोर राशन डिलीवरी का। कल अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र पर कुछ आरोप लगाए, कहा कि क्यों इस स्कीम को रोका जा रहा है, क्या केंद्र सरकार राशन माफिया के साथ खड़ी हुई है। वहीं भाजपा ने पलटवार करते हुए अरविंद केजरीवाल की इस पूरी की स्कीम को ही घोटाला बता दिया। हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद मौजूद हैं। अरविंद जी, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इस स्कीम के पीछे अरविंद केजरीवाल की मंशा क्या है? क्यों अरविंद केजरीवाल इतने उतावले हैं कि आके कल उन्होंने आरोप लगा दिया केंद्र सरकार पे, मोदी सरकार के ऊपर, कि आप राशन माफिया के साथ खड़े हुए? पहले हमें ये समझना चाहिए कि ये स्कीम क्या है। पूरा देश जानता है आज़ादी के बाद से 75 साल से इस देश के अंदर जिस तरह से राशन बंटता है, गरीबों को सरकार राशन देती है। एक गरीब आदमी राशन लेने के लिए हर महीने राशन की दुकान पे जाता है। बहुत सारे इलाकों में राशन की दुकानें खुलती नहीं हैं, रोज़ खुलना होता है उनको, लेकिन महीने में 1 दिन खुलती हैं, 2 दिन खुलती हैं, 4 दिन खुलती हैं। तो आदमी रोज़ चक्कर लगा के देखता है, आज खुली, आज खुली, आज खुली। फिर जिस दिन खुलती है उस दिन खूब भीड़ होती है वहाँ पे। कुछ लोगों को राशन मिल पाता है, कुछ लोगों को राशन नहीं मिलता। बहुत सारे लोगों का राशन उनका अंगूठा लगा के या फर्जी दस्तखत करके निकाल लिया जाता है, चोरी कर लिया जाता है। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैंने आज से 17 साल पहले जब मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में नौकरी करता था, वो नौकरी छोड़ के दिल्ली की झुग्गियों के अंदर गली गलियों में घूम के लोगों को राशन दिलवाया है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को इस्तेमाल करके जो मैग्सेसे अवार्ड मिला था वो इसी काम के लिए मिला था। राइट टू इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके हमने सारे राशन के रिकॉर्ड्स निकलवाए थे और देखा था कि किस तरह से फर्जीवाड़ा करके राशन लोगों का चोरी किया जाता है। फिर जो मान लीजिए कोई किस्मत से उसको राशन मिल भी जाता है तो उसमें मिलावट होती है, कम तोला जाता है, ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं, तरह तरह की दिक्कतें हैं। इसका समाधान हम लोगों ने ये निकाला कि अब दिल्ली सरकार इनका राशन पैक करवाएगी। मान लीजिए एक परिवार में 25 किलो गेहूं भेजना है, तो 25 किलो की बोरी में हम साफ सुथरा आटा पिसवा के 25 किलो आटा एक बोरी में साफ सुथरा, और उसको हम टेस्ट करवाएंगे, लैब में टेस्ट करवाएंगे, अच्छा आटा उसके घर भेज देंगे। तो उसे राशन की दुकान में नहीं जाना, उसको कोई कम नहीं तोलेगा, उसको कोई ज़्यादा पैसे नहीं लेगा, तो वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब उसको मान लीजिए 10 किलो चावल है, हम अच्छे से उसका चावल साफ़ सुथरा करके सफाई करा के एक एजेंसी से और उसके घर में 10 किलो चावल की बोरी पहुंचा देंगे। दिल्ली सरकार का कोई आदमी जाके उसके घर बोरी दे के आएगा? बताइए इसमें क्या दिक्कत हो सकती है? तो जैसे डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज किया हमने, आज दिल्ली में लोगों को लाइसेंस बनवाना है तो कहीं चक्कर नहीं काटने, राशन कार्ड बनवाए, कहीं चक्कर, फ़ोन करो आपके घर में राशन कार्ड बनवा के जाएंगे, आपके घर में हम। तो लगभग 100 से ज़्यादा दिल्ली सरकार की सर्विसेज डोर स्टेप पे मिल रही हैं। राशन भी उसी तरह से लोगों को डोर स्टेप में मिलेगा। तो जैसे आप हैं, आपको पिज़्ज़ा चाहिए, आप फ़ोन करके पिज़्ज़ा अपने घर मंगवा सकते हैं।
तो राशन, एक गरीब आदमी का राशन उसके घर में क्यों नहीं मिलना चाहिए? केंद्र के इस पे और स्पेशली जो एलजी साहब ने इस पे जो दो अभी हाल में जो 2 कमियां निकाली हैं, उसमें उन्होंने एक कहा है कि आप केंद्र की जो फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो उन्होंने प्रोविजंस बनाए हुए हैं उसको आप कैसे चेंज कर सकते हैं। आपको नई स्कीम लेके आनी है, आप अपना खुद प्रोक्योर कीजिए, आप उसको कर लीजिए, क्योंकि उसके अंदर उनको अगर आप इसकी डिलीवरी सिस्टम मैकेनिज्म भी चेंज करेंगे तो उसके लिए वहां पर चेंजेस करने पड़ेंगे। उसको लेकर जो केंद्र ने ऑब्जेक्शन उठाया है उस पर आप खुद अलग से लीजिए, आपको बांटना है आप बांट दीजिए, चलाइए अपनी स्कीम। अंकित, मुझे लगता है ये बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है उनका, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है उनका कि एक ही राज्य, वो कह रहे हैं कि हमारी स्कीम मत छेड़िए, जो हमारी व्यवस्था है उसको मत छेड़िए, आपको करना है आप अपनी आप और राशन खरीद लीजिए और एक ही राज्य के अंदर एक ही मुद्दे पे 2 स्कीम चलेंगी। कभी सुना है? केंद्र सरकार तो हमारी सरकार है, पाकिस्तान की केंद्र सरकार थोड़ी है ये। हम भी एक हैं, वो भी एक हैं। ये राशन किसी की जागीर नहीं है, ये राशन इस देश के लोगों का है, नंबर 1। नंबर 2, एक ही राज्य के अंदर एक ही मुद्दे के ऊपर 2000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार खर्च करेगी और 2000 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार खर्च करे एक ही योजना पे। क्या तुक है इनका? कह रहे तुम अपनी स्कीम चला लो, जैसे बच्चे नहीं लड़ते, घर घर बना रहे हैं 2 बच्चे, लड़ाई हो गई, तू अपना घर बना ले, मैं अपना घर बना लूंगा। ऐसे सरकारें चलती हैं। दिल्ली वाले अब क्या एक्सपेक्ट करें? केसेस अभी 500 से भी कम केसेस दिल्ली के अंदर पिछले कुछ दिनों से आ रहे हैं, और कितनी जल्दी आप दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करेंगे? क्योंकि इकोनॉमिक इंपैक्ट भी लोगों के ऊपर बहुत पड़ रहा है, बहुत लोगों की नौकरियां चली गई हैं, लोग बहुत परेशान हैं। मैं बात से सहमत हूँ। दोनों चीज़ों के बीच में जो बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, एक तरफ लोगों की ज़िंदगी का सवाल है और एक तरफ लोगों की रोज़गार का सवाल है। अभी तक कोरोना की ये महामारी इतनी ज़्यादा खतरनाक था, ये सेकेंड वेव, तो अब ये धीरे धीरे कम हो रहा है। आज तो पिछले 24 घंटे में, आज शाम को जो बुलेटिन आएगा, 250 से भी कम केस आए हैं दिल्ली के अंदर, तो काफ़ी तेज़ी से केस कम हो रहे हैं। लेकिन हमें डर है, जो एक्सपर्ट्स बार बार बोल रहे हैं थर्ड वेव आएगी, हम एकदम से अगर सब कुछ खोल दें और एकदम से फिर बढ़ जाए तो दिक्कत हो जाएगी। देखते रहिए आज तक।